हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के, वो चल रहे हैं। आज मैं कुछ आगे के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 1, 2 and 3 एंड द सेट बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स 4 and 5, देन टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। मतलब ये दो जो सेट्स हमको दिए गए हैं, ये आपको दिए गए हैं और हमें ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस इसके पॉसिबल होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए से बी में डिफाइन है तो मैं ए क्रॉस बी को देखूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए क्रॉस बी, क्योंकि रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? ये 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? ये 2 क्लियरली दिख रहे हैं, तो 2 लिखेंगे। तो 3 2 जा आपका 6 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारे 6 आ गए। अब आपको पता है कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें टोटल सबसेट्स क्या होते हैं? 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। और वही सबसेट्स ही रिलेशंस को जन्म देते हैं, वही रिलेशंस कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि R इज़ द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इफ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब है कि टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे? टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब वो हो जाएगा 2 की पावर क्या? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दैट इज 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, दैट इज 2 की पावर क्या है? एन ए इंटू एन बी क्या आया है? 6 आया है, तो 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए? 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 2 जा 4, 2 जा 8 है ना, 32, 2 की पावर 5 32 होता है 64। इस प्रकार से आपके 64 रिलेशंस पॉसिबल होंगे। यह आपका आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोर्ड पे आपके सामने है। ये यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है। इफ़ आर इज़ अ रिलेशन on a set of natural numbers capital N, natural numbers N defined by R is equal to set containing ordered pair AB such that A comma B belongs to N and A is equal to B square, means सेकेंड एलिमेंट का जो स्क्वायर है ऑर्डर्ड पेयर में वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इज A इज रिलेटेड टू, इज A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, shows A comma C belongs to R। मतलब कहने का ये है कि अगर ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करता है सी से, तो क्या ए बी सी से रिलेट करेगा? मतलब आपसे चेक करने को कह रहा है कि वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव और नॉट। तो इसको चेक करिए। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? इसको समझने वाली बात है, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, इफ, ये तो कह ही रहा है, इज इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा? इस रिलेशन के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर इफ बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस शोज दैट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब जरा गौर से देखिए, ये आपके सामने 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, और हमको संबंध बताना है ए और सी के बीच में कौन सा संबंध है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी इंटरमीडियरी है दोनों के बीच में, इसको हम लोग गायब करेंगे। और कैसे गायब करेंगे? इक्वेशन 2 से बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो आप देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। आप इसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे? a इज इक्वल टू बी की वैल्यू सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख दीजिए कि ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज a इज इक्वल टू सी की पावर 4। तो a का रिलेशन c से नहीं हुआ क्योंकि a बराबर है c की पावर 4। मतलब सेकेंड एलिमेंट की पावर 4 जब रेज करेंगे
तो वो 1 के बराबर होगा। जबकि हमारे रिलेशन में ये कहा गया है, इस रिलेशन में, कि ए और बी के बीच में फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से रिलेशन इस तरीके से है कि सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो सेकंड एलिमेंट का क्या है, ए कामा सी अगर मैं मानूँ तो सेकंड एलिमेंट की पावर 4 ए के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, दिस शोज दैट ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये बात हमने चेक कर ली कि ए कामा सी आर को बिलोंग नहीं करेगा। ये बात सच नहीं है जो ये कह रहे हैं कि क्या ये सच है। सो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर इज़ नॉट ट्रू, ये आपका ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ R1 and R2 be two equivalence relation in a set A, then to prove that R1 intersection R2 is also an equivalence relation in A. This question is very often in UP board examination. इसको देखिए कैसे करेंगे, ये NCERT में भी दिया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू NCERT के आते हैं। ज़्यादातर क्या मैं कहूँगा कि लगभग सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल वही लैंग्वेज रहती है। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन में हो सकता है उसको टच करते हुए आए, लेकिन लगभग पूरा पेपर NCERT से आता है। इसलिए आप NCERT पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मेरा कहना ये है, जिसने अनसॉल्व को सॉल्व कर लिया उसका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, इफ़ R1 and R2 be two equivalence relation in a set A, तो equivalence relation के बारे में आप जानते हैं कि equivalence relation का मतलब है कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी, ये तीनों प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाइड होंगी। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि R1 and R2 be two equivalence relation in set A। सो हम ये कह सकते हैं कि R1 is the subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट A and R2 is also the subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट A। भाई बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ये बात सच है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर ये दोनों ही सबसेट हैं कार्टेशियन सेम सेट, क्योंकि एक सेट ए पे डिफाइन हो रहा है तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मैंने लिया है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक रिलेशन है। पहले तो ये बात हो, इक्विवेलेंस रिलेशन तो दूर की बात है, पहले तो हमें ये दिखाना है कि R1 R2 अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि बात यही दी गई है कि R1 and R2 be two equivalence relation in a set A। तो R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस रिलेशन जज करने से पहले ये तो बताइए कि वो रिलेशन है। तो रिलेशन तो है ये भाई, जब ये R1 सबसेट A क्रॉस A का है, R2 सबसेट A क्रॉस A का है, मतलब ये जितने हैं ये A क्रॉस A को बिलोंग करते हैं, मतलब सबसेट है उसका। इसके जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट उसमें हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी A क्रॉस A को बिलोंग करेंगे। अब आप चेक कीजिए इसके बाद में। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूँ। देखिए, रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूँ तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिविटी की बात क्या है कि भाई ये तो हमको दिया है कि R1 और कामा R2 ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A कामा A बिलोंग्स टू R1 एंड A कामा A बिलोंग्स टू R2। मतलब अगर A कोई एलिमेंट है जहाँ A क्या है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। A क्या है, स्मॉल a, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट A का, कोई भी हो सकता है। फॉर ऑल की बात मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये बात तो बिल्कुल ओके है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 R2 सेपरेटली, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी रिफ्लेक्सिविटी की। अब आप देखिए, ये दोनों एलिमेंट R1 और R2 दोनों में हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A कामा A उनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। जब दोनों में है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो उसमें दोनों में है तो कॉमन हो गया, कॉमन में भी होगा। तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 में ये बात आ गई कि ये जो एक एलिमेंट A है वो क्या है, खुद से संबंधित है। इसका मतलब अब क्या कह देंगे हम कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, उसमें क्योंकि उसमें खुद ही रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई होने लगी। यही तो रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी होती है भाई। अब R1 R2 की बात नहीं कर रहे हैं, अब R1 इंटरसेक्शन R2 की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि A कामा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दूसरी बात करते हैं, ये तो पहली बात थी, दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। तो सिमेट्रिसिटी के लिए भी वही है भाई, हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेपरेटली दिया गया है।
तो इसका मतलब है एज, फिर वही बात है कि एज R1, R2 ये एक्विवेलेंस रिलेशंस है, एक्विवेलेंस रिलेशंस है इन सेट ए, इन सेट ए। तो इसका मतलब है कि दोनों में सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाइड होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू R1 दिस शोज दैट बी ए बिलोंग्स टू R1, फिर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू R2 दिस शोज दैट बी ए बिलोंग्स टू R2। तो इसका मतलब मैं इनको कंबाइन करूँ, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तो दिस शोज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक भी होगी, इट इज़ सिमेट्रिक भी हो गया। अब आगे उठता है ट्रांसिटिविटी क्यों, तो मैं इधर आपको समझा देता हूँ ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव में क्या होता है भाई, R1 और R2 ये तो दोनों ट्रांसिटिव है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि ये R1 R2 क्या है, एक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो ट्रांसिटिव भी होंगे। जब ट्रांसिटिव होंगे तो मैं कह सकता हूँ A, B बिलोंग्स टू R1, B, C बिलोंग्स टू R2। दिस शोज दैट A, C, B belongs to R1, B, C belongs to R1, then A, C belongs to R1, ये भी होगा। और R2 भी ट्रांसिटिव है, तो A, B belongs to R2, B, C belongs to R2, this shows that A, C also belongs to R2। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो क्या नज़र आता है कि A, B belongs to R1 इंटरसेक्शन R2, फिर B, C belongs to R1 इंटरसेक्शन R2, this shows that A, C also belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। तो इस तरीके से आपने देखा कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आप आखिरी में लिखना पड़ेगा आपको कि एज R1 इंटरसेक्शन R2 सेटिस्फाइज ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसिटिविटी, दैट्स व्हाई दिस relation R1 intersection R2 is also an equivalence relation in a set A। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन था आज का, वो भी मैंने आपको बताया। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का चौथा क्वेश्चन है और इस सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 14 है, वो इस प्रकार से है। ये यूपी बोर्ड में कई साल पूछा गया है। तो आप देखिए, प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम z प्लस से डिनोट करते हैं, सच दैट r इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर x y, सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, x एंड y आर द नेचुरल नंबर्स, इज एन एक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको इसको एक्विवेलेंस रिलेशन साबित करना है। तो एक्विवेलेंस रिलेशन साबित करने के लिए ये आपको साबित करना पड़ता है कि रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तीनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे, तीनों टाइप के रिलेशन को होल्ड करे, तो वो क्या कहलाता है, एक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी की जांच करूँगा, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की मैं जाँच करूँगा, रिफ्लेक्सिविटी का टेस्ट करूँगा कि रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि एक एलिमेंट खुद से संबंधित होता है। तो अगर हम बात करें कि x, x अगर R को बिलोंग करेगा, तो ये क्या इस रिलेशन के थ्रू क्या होगा कि x माइनस x दैट इज 0 इज डिविजिबल बाई 3। और जो सच बात है वो कि 0 एक ऐसी नंबर है जो हर नंबर से डिविजिबल है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। भाई 0 है तो क्या मैं 0 को 0 इंटू 3 नहीं लिख सकता, और 3 से डिवाइड करूंगा तो पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये डिविजिबल बाई 3 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, सो x रिलेट्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर z प्लस। तो इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो मैं लिख दूंगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना। सो यहाँ एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या ये ट्रांसिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी क्या होती है, इफ x रिलेट्स टू y देन y रिलेट्स टू x। तो मानते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू r, और x, y बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब x माइनस वाई
इज डिविजिबल बाई 3, और मैथमेटिक्स में डिविजिबल बाई 3 है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k, क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 उसमें मल्टीपल के रूप में आएगा जरूर। इसका मतलब मैं इस डिविजिबल बाई 3 जो भाषा में लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है, तो क्या मैं उसको 3k नहीं लिख सकता? ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि अगर माइनस को बाहर ले लें तो ये उलट जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 3k। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3k। माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा, 3 तो मल्टीपल के रूप में है ना। इसका मतलब ये भी साबित हो गया कि y माइनस एक्स भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसमें भी 3 मल्टीपल के रूप में है। नेगेटिव साइन आ गया तो क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि y कमा एक्स भी r को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब x कमा वाई बिलोंग्स टू r कर रहा था, तो y कमा एक्स भी r को बिलोंग करने लगा। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिसिटी भी होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसिटिविटी की, हम उसको भी देख लेते हैं जरा सी देर में। ट्रांसिटिविटी के लिए माने हम कि लेट x कमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कमा z बिलोंग्स टू r। तो अगर x कमा वाई r को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई, ये रिलेशन कह रहा है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई बराबर 3k1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 हैं। फिर y माइनस जेड बराबर भी क्या है, वो y और कमा z भी r को बिलोंग करता है, तो वो 3k2 मैंने मान लिया। अब आगे देखिए, दिस शोज दैट, अब हमें तो x का z से रिलेशन देखना है, तो इसका मतलब है क्या x कमा z भी r को बिलोंग करेगा। तो आप देखिए जरा, आप देखिए ये आपको जोड़ दीजिए, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, इस दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, 3k1 प्लस 3k2, ये आपका आ जाएगा। इसमें प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो x माइनस जेड बराबर 3k1 प्लस k2, 3k1 प्लस k2 आपका आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस जेड बराबर जब 3k1 प्लस k2 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं बहुत आराम के साथ में कि x माइनस जेड भी में 3 मल्टीपल के रूप में आया। इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा, इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x कमा जेड बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब है कि x y बिलोंग्स टू r, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर करेगा। इसका मतलब है यहाँ ट्रांसिटिविटी भी होल्ड होगी। जब यहाँ तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये भाषा आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि आपको थ्योरी भी वहाँ पे आखिरी में लिखनी पड़ेगी कि ये एक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरीके से आज का चौथा सवाल और सीरीज़ में 14th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। सीरीज में 15 क्वेश्चन है, आज का 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टू प्रूव दैट रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है ऑन n क्रॉस n। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात है, तो यहाँ पे n क्रॉस n की बात कही गई है, तो उस पर डिफाइन है, ऑर्डर्ड पेयर्स पे डिफाइन है। ये बात ध्यान रखिए। अभी तक देखिए कुछ सवाल मैं कर रहा था, उसमें सेट A या सेट Z प्लस या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जिक्र था, लेकिन यहाँ पे n क्रॉस n का जिक्र है। ये भी एक सेट है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का खेल हो रहा है। मतलब अभी एलिमेंट्स रिलेट करते थे कि x का रिलेशन y से, x कमा y मैं लिखता था y कमा z। अब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन है, तभी यहाँ पे इस सिंबल का यूज़ किया गया, इस आपको नोटेशन का यूज़ किया गया n क्रॉस n, सच दैट ए बी रिलेट्स टू सी डी इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज एन एक्विवेलेंस रिलेशन। ये यूपी बोर्ड में कई वर्षों में पूछा गया है, मतलब 3-4 साल में तो मैं देख ही रहा हूँ, अनसॉल्व पेपर में ये आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप एक्विवेलेंस रिलेशन साबित करना चाहते हैं, सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी की मैं जांच करूंगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी रिलेट्स टू ए बी, मतलब अगर ए बी का रिलेशन खुद ए बी से हो जाए तो ये रिफ्लेक्सिविटी होल्ड होगी। तो जरा देखिए, यहाँ पे ए बी का रिलेशन सी डी से है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि ए प्लस डी, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके सेकेंड एलिमेंट से जुड़ता है, वो बराबर होता है इसका सेकेंड एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करता है,
और तो ये दोनों सिस्टम आपके बराबर हो जाते हैं। तो ज़रा देखिए क्या इसमें भी ये खेल होता है। तो इसका मतलब क्या शो करता है, ये शो करेगा कि a प्लस बी, ए का किससे सम हो रहा है, d से। तो यहाँ पे d की जगह क्या है, b। तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी, और इसमें b का किससे सम हो रहा है, c से। तो यहाँ c की जगह क्या है, a, b की जगह b कायम है, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस ए प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये तो सच बात होती है भाई, सेट ऑफ नेचुरल, ये तो नेचुरल नंबर है ना, ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, अदला बदली क्या है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सम में, एडिशन में। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, इट इज़ द कॉम्यूटेटिव लॉ, और ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू, ये तो सच होता ही है। अब ये सच है तो इसका मतलब ये बात साबित होती है कि ए बी का रिलेशन ए बी से होगा, वरना ये सच बात क्यों निकलती। इसका मतलब सो ए बी रिलेट्स टू ए बी फॉर ऑल ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू n बाई n। इसका मतलब n बाई n में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे सब में ये कहानी फिट बैठेगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिविटी होल्ड होती है। दूसरी आती है बात सिमेट्रिसिटी की। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार इसका सिद्धांत क्या है। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ आप थ्योरेटिकल वे में लिख सकते हो, क्योंकि जिसको समझ में आ गया वो अपने मन से लिख सकता है। आपको रटी रटाई चीज़ें नहीं आपको याद रखनी है, आपको समझना है। मैथमेटिक्स क्या होता है, समझने का खेल होता है। लिखता तो आदमी है ना, लिख तो आप खुद ही लेंगे। तो इसका मतलब सिमेट्रिसिटी में क्या हो गया, इसमें देखिए क्या करते हैं कि लेट ए बी रिलेट्स टू सी डी, लेट ए बी रिलेट्स टू सी डी, ए बी जो है रिलेट्स टू सी डी, ये मैंने माना। अब जब माना तो मानने के बाद ये खुद ही दिया है। देखिए इस निशान का मतलब मैंने कल ही बताया था, इम्प्लाइज एन इज इम्प्लाइड बाई, मतलब ये इससे है और ये इससे है, एक दूसरे से दोनों है। ये सच है तो ये सच है, ये सच है तो ये सच है, हम तुमसे हैं तुम हमसे हो, है ना। तो लेकिन एक अर्थ में अगर हम इसको शो कर देंगे तो ही काफ़ी है। ए बी रिलेट्स टू सी डी, ए बी रिलेट्स टू सी डी, ये मैंने माना है तो दिया है। इस मानने का क्या प्रभाव है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है। अब हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि सी डी रिलेट्स टू ए बी करेगा, मतलब क्या हम इस स्ट्रक्चर को सी डी रिलेट्स टू ए बी के रूप में बना सकते हैं। देखिए अगर आपको समझने में परेशानी होती है तो आप इसको थोड़ा लिख के देख लीजिए। अगर सी डी रिलेट्स टू ए बी हो, कुछ लोगों को कैसे बनाएं समझ में नहीं आता है, तो आप लिख के देख लीजिए। अब सी डी रिलेट्स टू ए बी होगा तो इसी डेफिनेशन के आधार पे होगा। डेफिनेशन क्या कहती है, इसका कनेक्शन इससे c प्लस डी बराबर डी प्लस ए। तो आपको ये सोचना है क्या मैं इसको c प्लस, एक मिनट सॉरी, ये सी डी रिलेट्स टू ए बी है, तो सी डी रिलेट्स टू ए बी में ये आपका फर्स्ट का कनेक्शन फोर्थ इसके सेकंड से होता है, तो आपका c प्लस बी बराबर डी प्लस ए, ये आपका बनना चाहिए। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल साफ लिख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो आप डी को पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में लिख सकते हैं, सी को पहले लिख सकते हैं, बी को बाद में लिख सकते हैं। अब आप देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, ये है तो ये भी है। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय की बात आ गई। अब यहाँ पे खेल वो है कि d प्लस ए बराबर सी प्लस बी अगर लिखा है इसी तरह के रूप में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही तो होगा कि आपका d प्लस ए बराबर सी प्लस डी, और यहाँ पे सी, अब d प्लस ए बराबर सी प्लस बी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ सी प्लस बी को पहले ले लीजिए, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। हाँ अब सही आया। अब देखिए क्या है, C किससे जुड़ा है, B से। इसका मतलब है कि अगर इसके ऑर्डर पेयर देखें किससे जुड़ता है, फर्स्ट एलिमेंट इसका किससे जुड़ता है, इसके सेकंड एलिमेंट से। इसका मतलब ये है कि यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट C है और यहाँ का सेकंड एलिमेंट B है, ये हमें पता चल गया। अब देखिए D इसका सेकंड एलिमेंट जुड़ता है इसके फर्स्ट एलिमेंट से, इसका मतलब इसका जो सेकंड एलिमेंट यहाँ B था ना, तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे, डी होना चाहिए, C, D। और किससे जुड़ा है, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो C, D
बराबर एक सी कामा डी, ये किससे रिलेट आ जाएगा, ए कामा बी से। बिल्कुल यही डेफिनेशन बन गई। तो इसका मतलब सीधा उल्टा, अब इसको मिटा दीजिए, ये तो आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया था। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए बी रिलेट्स टू सी डी, तो सी डी रिलेट्स टू ए बी, इसका मतलब सिमेट्रिसिटी भी होल्ड कर गई। अब तीसरी बात आती है, वो आती है ट्रांसिटिविटी की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ट्रांसिटिविटी की। इसको देखिए कैसे समझते हैं। बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं पाते कि ये कैसे होता है, तो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसके लिए क्या है कि लेट ए बी रिलेट्स टू सी डी, ये मान लीजिए, ये तो लेना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या मानना पड़ेगा, एंड सी डी रिलेट्स टू, अब देखिए और कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया नहीं है, लेकिन आप तो कुछ भी मान सकते हैं ना। तो मैं मानूंगा सी डी रिलेट्स टू ई एफ, डी के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेटिकली ई और फिर एफ, ऐसे मानिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन के आधार पे कि ए प्लस डी ये इज इक्वल टू बी प्लस सी, इट इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी को इसी आधार में मैं लिख सकते हैं कि सी प्लस एफ बराबर डी प्लस सी। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि क्या ए बी का रिलेशन सीधे ई एफ से बनता है इसी पैटर्न के आधार पे। तो इसका मतलब ये है कि हमें सी और डी को हटाना पड़ेगा। जब सी और डी हटेंगे तभी हमारा कार्यक्रम पूरा हो पाएगा, अन्यथा ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं इधर बॉक्स बनाता हूँ, आप ज़रा देखिए। 1 और 2 से आप इसको गायब करने का प्रयास कीजिए, सी और डी को। तो इसको कैसे करेंगे, और हमको ए बी का रिलेशन सीधे ई एफ से चाहिए, हमको ए बी का रिलेशन सीधे ई एफ से चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हमें इससे वैल्यू क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इससे सी प्लस एफ बराबर डी प्लस सी। तो किसी एक को पकड़ लीजिए। तो ए, हमें सी डी को हटाना है, हमें सी डी को हटाना है। तो हटाइए भाई, इससे क्या निकलेगा, ए प्लस डी फ्रॉम वन ए प्लस डी इज माइनस बी इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू हमने निकाल ली, देखिए ये बी को इधर ट्रांसफ़र किया तो ए प्लस डी माइनस बी इज इक्वल टू सी आ गया। अब इसके बाद नाउ यूजिंग इट इन 2 वी गेट, हम 2 में इसका यूज़ करें, 2 में यूज़ करो तो सी की वैल्यू का यूज़ करते हैं। सी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे रखिए, ए प्लस डी माइनस बी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई, ये आपका बना। आप देख रहे हैं कि डी और डी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, डी और डी को ख़त्म कर दीजिए तो आपका डी और डी खत्म हो जाएगा। और क्या ख़त्म होगा ये अब मुझे देखना पड़ेगा। तो ए प्लस डी माइनस बी, अगर मैं डी और बी को ख़त्म करूं और हमें चाहिए ए बी का रिलेशन सी डी से, तो आप डी और डी को कट कर दीजिए, कट ना करिए क्योंकि ये रियल एनालिसिस है, इसमें कट ना करिए। तो आपका बनेगा ए माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू ई, ये आपका बन गया। अब आप थोड़ा बुद्धि लगाइए, माइनस बी है तो ये उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी, ये आपका बना। तो देखिए सी और डी सब गायब हो गए। अब सी और डी गायब हो गए तो क्या हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बना कि ए बी रिलेट्स टू ई एफ। अगर ए बी रिलेट्स टू ई एफ है तो इस रिलेशन के आधार पे हमारा क्या बैठना चाहिए कि ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी आना चाहिए। और देखिए ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये शो करेगा कि ए बी रिलेट्स टू ई एफ। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी ई एफ को ई एफ से रिलेट करता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी रिलेट सी डी रिलेट ई एफ, तो ए बी रिलेट सी एफ। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसिटिविटी भी होल्ड होती है। ये आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ, वरना डायरेक्ट आपको सोचने हो सकता परेशानी हो, तो आप इसी रिलेशन के आधार पर चाहिए निकाल लीजिए कि हमें चाहिए क्या, और चाहिए क्या वो तो लिखा पड़ा है, इसका मतलब आ गया। इसका मतलब हमें खुश होना चाहिए कि ये चीज़ होल्ड करती है, ये ट्रांसिटिविटी होल्ड होती है। तो आज मैंने आपको फिर से 5 क्वेश्चन बताए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आप कैसे लगे, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।